हाय, वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्सिकल एनालिसिस और उसके बाद कंट्रोल फ्लो ग्राफ और फिर डेटा फ्लो एनालिसिस। ये तीनों के तीनों कंपाइलर के काम हैं। कंपाइलर एक्चुअल में क्या कर रहा होता है, जब हम उसको कोई भी डेटा देते हैं तो वो उसको समझने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहा होता है। सही है। री इंजीनियरिंग में हम इसे तब पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें भी एक्चुअल में कोड को समझना होता है। तो देखते हैं ज़रा वो कैसे काम कर रहा होता है। लेक्सिकल एनालिसिस में वो क्या कर रहा होता है, आपके पास आप उसको कोई भी कैरेक्टर की स्ट्रिंग दोगे, वो उसको लेक्सिकल एनालाइज़र में डालेगा और लेक्सिकल एनालाइज़र क्या करेगा, उसको लेक्सिकल स्ट्रीम एक प्रोवाइड कर देगा कंपाइलर को। कैसे? अगर आप उसको ये स्ट्रीम देते हैं 2/7 +3, तो इसको वो कुछ ऐसे ट्री की फॉर्म में लिख देगा। सही है। तो ये लेक्सिकल स्ट्रीम है। तो कंपाइलर क्या कर रहा होता है, वो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल यूज़ करेगा। मतलब कि सबसे पहले वो लेफ़्ट रूट पे आएगा, फिर इस रूट पे जाएगा और फिर इस रूट पे आएगा। सही हो गया। तो अगर इसके लिए कैलकुलेशन में वैसे नॉर्मल देखा जाए डिमास रूल के अकॉर्डिंग, तो पहले डिवीजन होनी चाहिए ना, 2/7। तो कंपाइलर इस तरह लेक्सिकल स्ट्रीम में इसको कन्वर्ट कर रहा है। पहले 2 को देखेगा, फिर डिवाइड करेगा उसको 7 पे। जो भी रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पे आ जाना है। फिर उसके बाद क्या करेगा, उस रिज़ल्ट को क्या करेगा, ऐड करेगा 3 में। उस रिज़ल्ट को ऐड करेगा 3 में, तो ऐसे ही आपको रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। नहीं तो अगर ये ऐसे ना होता तो क्या होता, पहले 3 + 7 भी हो सकता था। सही है ना। ये पहले ऐड हो जाता, फिर इसके साथ डिवाइड हो रहा था, तो ये मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग हो जाता। ये काम ही गलत हो जाता। प्रेसिडेंस हमने कुछ सेट की होती हैं प्रोग्रामिंग में। अगर आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस की बनस्बत। इसी तरह डिमास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन होनी चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शंस। तो ये मुख्तलिफ कंपाइलर्स वगैरह पे भी डिपेंड करता है, वहाँ पे प्रेसिडेंस किसको ज़्यादा दी गई है। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे ये है कि x इज़ इक्वल टू a + b, y इज़ इक्वल टू a × b, y ग्रेटर देन a। तो क्या करना है, a इज़ इक्वल टू a+1, x इज़ इक्वल टू a+b। इसको कैसे वो लिखेगा, सबसे पहले वो प्रोग्राम लेवल पे चेक करेगा। ये हमारा प्रोग्राम लेवल है। प्रोग्राम लेवल पे वो उसे क्या करना चाहिए, पहले a को प्लस करना चाहिए b में। तो वो क्या कर रहा है, पहले a को प्लस कर रहा है b में, करने के बाद उसको रिटर्न कर रहा है किसे, x को। पहले वो यहाँ पे आएगा ज़रूर, लेकिन वो देखेगा इस साइड तो ये हुआ ही नहीं, सॉल्व हुआ ना। तो जब ये नहीं हुआ हुआ पहले, फिर इसको सॉल्व करेगा, करने के बाद फिर जो आंसर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको इक्वल कर देगा इसके। सही हो गया। इसी तरह सेकंड के लिए भी चलेगा। पहले a × b करेगा, यहाँ पे देख लें × b, फिर उसको इक्वल करके y में साइन कर देगा। फिर हमारे पास वाइल लूप में आएगा। वाइल लूप या मल्टीपल यहाँ पे बॉडीज़ हो सकती हैं मज़ीद, अगर आपके पास कोड बड़ा है। तो यहाँ पे वाइल में क्या करेगा, पहले चेक करेगा y ग्रेटर देन a। अगर ये कंडीशन इस साइड ठीक है तो ब्लॉक वाली तरफ मूव करने देगा उसे। अगर ये कंडीशन ठीक नहीं है तो ब्लॉक में उसे नहीं जाने देगा। सम टाइम हम ऐसे कंडीशंस अगर लिख देते हैं कि लेट y इक्वल्स टू 0, और अगर ऊपर हमने y 0 के इक्वल डिफाइन नहीं किया, इक्वल्स टू 1 किया, तो वो वाइल को चलने नहीं देगा। तो खैर यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी वाइल लूप हमारे पास चलती रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा, a+1 करेगा। ये a+1 कर रहा है, फिर उसको रिटर्न कर रहा है किस में, a में ही। फिर यहाँ पे a और b को क्या कर रहा है, आपस में पहले ऐड कर रहा है, फिर उसको रिटर्न कर रहा है किस में, x में। रिटर्न करता रहेगा। ये सारे के सारे काम होते रहेंगे अनटिल y ग्रेटर देन a है। तो इस तरह हमारे पास ये लेक्सिकल एनालाइजर उसको एक ट्री की फॉर्म में कर देता है। तो आपके पास ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसको बोला जा सकता है, इस कोड को आप लेक्सिकल एनालाइजर की फॉर्म में आप इसको क्या करें, हायरार्की बना के दिखा दें। तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप इजीली वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा कंट्रोल फ्लो ग्राफ या कंट्रोल फ्लो एनालिसिस हो रही होती है हमारे कंपाइलर्स के द्वारा, और उसमें क्या काम हो रहा होता है कि आप फ्लोज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे मेरे पास ये कुछ बॉडी है, ठीक है, ये मेरे पास लाइन ऑफ कोड है, और उसके बाद एक इफ़ कंडीशन है, उसके अंदर भी कुछ लाइन ऑफ कोड है, फिर एल्स के अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड है, और फिर इन दोनों के बाहर भी कुछ लाइन ऑफ कोड है। तो इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको बी का, इसको सी का, इस लाइन ऑफ कोड को डी का नाम दे दिया। हो क्या रहा है यहाँ पे, ए के बाद बी और सी कंडीशन पे चल रहे हैं। तो ए के बाद अगर ये ट्रू होता है तो बी पे जाएगा, और अगर फॉल्स होता है तो सी पे जाएगा। यही काम हो रहा है ना यहाँ पे भी, और फिर दोनों के दोनों डी पे आएंगे। तो इसका ऐसे हम ग्राफ बना सकते हैं। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। हमने वही पुरानी एग्जांपल ले ली है, ठीक है, उसी को मॉडिफाई किया हुआ है आई थिंक सो यहाँ पे थोड़ा सा। और इफ़
सी, अगर ये सी है तो यहाँ पे ये सारी की सारी कंडीशंस, खैर हमें इससे लेना देना नहीं है, सी को कहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, कहाँ पे नहीं किया हुआ है वगैरह वगैरह। अभी हमें सिर्फ उससे हमें एक ग्राफ बनाना है। तो हमने क्या किया, पहले वाली 2 लाइन ऑफ कोड को यहाँ पे लिख दिया, इफ़ सी कंडीशन यहाँ पे लिख दी, और अगर ये ट्रू होगा तो इन 2 के लिए आएगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो इन 2 के लिए आएगा। एंड देन कंपाइलर हमारा इसको यहाँ पे अलग से रिप्रेजेंट कर देगा। ये होता है कंट्रोल फ्लो ग्राफ, या कंट्रोल फ्लो एनालिसिस करने को आपको बोला जाए तो आपने ऐसे करना है। एंड देन डेटा फ्लो एनालिसिस। डेटा फ्लो एनालिसिस क्या होती है कि आपने डेटा को देखना होता है कि आपका डेटा सिस्टम में कहाँ पे डिफ़ाइन हो रहा है, कहाँ पे मॉडिफाई हो रहा है, कहाँ पे उसका रेफरेंस यूज़ हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें आप ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो इसको डेटा फ्लो एनालिसिस बोला जाता है। जैसे कि इस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम मुझे दिया हुआ था, इसमें का एक्स यहाँ पे मैंने एक्स को लिया है। एक्स सबसे पहले यहाँ पे डिफ़ाइन हो रहा है, डी इसका डेफिनेशन पॉइंट है, फिर उसके बाद एक्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है, एक्स ये यूज़ हो रहा है, सही है। यहाँ पे एक्स में मॉडिफिकेशन हो रही हैं, अगर ये ट्रू है तभी मॉडिफिकेशन हो रही है, और अगर ये फॉल्स है तभी मॉडिफिकेशन हो रही है। तो ये 2 मॉडिफिकेशन के लेवल हैं। और उसके बाद एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रेफरेंस के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया डेटा फ्लो एनालिसिस में। तो डेटा फ्लो एनालिसिस में आपने सिर्फ डेटा की एनालिसिस करनी होती है, डेटा को देखना होता है, और किसी स्पेसिफिक वेरिएबल के लिए अगर आपको बोला हुआ है तो आपको सिर्फ उसे चेक करना होता है। कंट्रोल फ्लो ग्राफ में आपको पूरे के पूरे कंट्रोल को रिप्रेजेंट करना होता है कि हमारे सिस्टम का फ्लो किस तरह का है, किस तरह का कंट्रोल्स उसमें होंगे। और लेक्सिकल एनालिसिस में आपने पूरे के पूरे प्रोग्राम को हायरार्की में ट्री की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर देना होता है। सही हो गया। और उसके बाद अब हम कुछ मेट्रिसेस वगैरह देख लेते हैं। अपने कोड को हम कैसे कहेंगे कि ये हमारा कोड बेहतर है या ये कोड बेहतर नहीं है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं लाइन ऑफ कोड पे, ग्लोबल वेरिएबल्स पे, साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी पे, रीडिंग कपलिंग पे, राइटिंग कपलिंग पे, और एड्रेस कपलिंग पे, फैन इन पे, और फैन आउट पे। अब ये सारे के सारे होते क्या हैं, लाइन ऑफ कोड पे हमारी कम्प्लेक्सिटी कैसे डिपेंड करिए। अगर 2 कोड्स की हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक में 100 लाइन ऑफ कोड है, एक में 200 लाइन ऑफ कोड है, दोनों काम एक ही कर रहे हैं, एक ही फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो बेहतर कौन सा होगा? ऑफ कोर्स 100 लाइन ऑफ कोड वाला बेहतर कंसीडर किया जाएगा, सही है। तो लाइन ऑफ कोड भी एक हमारे पास मैट्रिक्स होता है चेक करने का कि कोड कौन सा बेहतर है। फिर उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल्स जितने ज़्यादा हों तो ये बहुत ज़्यादा बुरी अप्रोच है। हमें कोशिश करनी चाहिए ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं यूज़ करें, लेकिन इन सम केसेस हमें ग्लोबल वेरिएबल्स यूज़ करना पड़ जाते हैं। पर कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा कम ना होने के बराबर हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स हों। अगर एक कोड में ज़्यादा ग्लोबल वेरिएबल हैं, एक में कम है, तो जो कम वाला है वो प्रेफर किया जाएगा ज़्यादा के बनिस्बत, अगरचे दोनों सेम काम कर रहे हैं। फिर साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी है, जिसमें देखा ये जाता है कि कितने इंडिपेंडेंट पाथ हैं हमारे प्रोग्राम में। जिसमें कम इंडिपेंडेंट पाथ हों तो वो कोड जो होता है वो बेहतर कंसिडर किया जाता है। फिर उसके बाद रीडिंग कपलिंग होता है कि उसमें ये देखा जाता है ग्लोबल वेरिएबल को अगर देखा जाए कि कौन कौन से हैं जो सिर्फ रीड करने की हद तक कपल्ड हैं एक दूसरे, दो मॉड्यूल रीड करने की हद तक अगर कपल्ड हैं और कितने ज़्यादा कपल्ड हैं, ये चीज़ भी देखी जाती है। उसके बाद राइटिंग कपलिंग भी देखी जाती है कि एक मॉड्यूल दूसरे पे क्या डेटा पास कर रहा है और किस तरह की राइटिंग कपलिंग हो रही है, मतलब डेटा क्या मॉडिफाई हो रहा है उनकी कपलिंग के थ्रू। फिर उसके बाद एड्रेस कपलिंग, क्या वो सेम एड्रेस शेयर कर रहे हैं कपलिंग करते हुए, मतलब एक फंक्शन अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हो पहले एक क्लास और फिर उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हो, सही है, कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो, फिर उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हो, क्या वो उसी एड्रेस पे आ रहा है, और इस तरह की एड्रेसिंग कपलिंग्स को देखना पड़ता है। जहाँ पे ये तीनों कपलिंग्स कम हों जिस कोड में, वो कोड अच्छा होगा ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद फैन इन और फैन आउट। फैन इन क्या होता है? फैन इन होता है कि नंबर ऑफ फंक्शंस कॉलिंग बाय अ फंक्शन, एक फंक्शन कितने फंक्शंस को कॉल कर रहा है, ठीक है, ये फैन इन होता है। और फैन आउट क्या होता है? एक फंक्शन कितने फंक्शंस के द्वारा कॉल किया जा रहा है, कितने फंक्शंस से कॉल किया जा रहा है, ये होता है फैन आउट, सही हो गया। और फैन इन फैन आउट भी अगर बहुत ज़्यादा कम हो हमारे कोड में तो वो कोड बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। आज का लेक्चर यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।